So I think we should start our webinar now. Everybody has joined. So let's start from myself, because I'm going to introduce about the topic and review about this webinar. Today on 10th of October 2021, every year we celebrate World Mental Health Day on every 10th of अक्टूबर. हर अक्टूबर में 10 तारीख को हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं. और इसकी शुरुआत आप लोग को शायद पता हो 1992 में WHO जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है हेल्थ एरिया में. सो ये हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग अवेयर हो पाएँ मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में. बिकॉज़ आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी में या अभी पेंडेमिक का पीरियड रहा है, अभी भी हम लोग उससे गुज़र रहे हैं. जो हमारा टाइम पीरियड अभी आप देखो लॉकडाउन के बाद फिर से वापस ओपन हुआ हमारा सारा सिटी वगैरह ओपन हुए. फिर उसके बाद आप देखोगे उसके बाद चीज़ें फिर से वापस नॉर्मल हुई, फिर वापस पेंडेमिक आ गया कोविड. और अभी क्या है, ये थर्ड वेव का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ थर्ड वेव आने वाला है. तो थर्ड वेव आने वाला है तो बोला जा रहा है कि अभी तक तो जो बड़े लोग उसमें खाली इन्फेक्टेड हो रहे थे, मीन्स कि 18 ईयर से अबव जितने लोग थे वो लोग ही खाली इन्फेक्टेड थे. तो हो क्या रहा था कि अब क्या है, ये बोला जा रहा है, हमारे रिसर्च में आया है कि जो ये कोविड है और बच्चों को एडोलसेंट पीरियड के सारे लोगों को भी अफेक्ट करेगा. और ऐसे केसेस में मेंटल हेल्थ एक बड़ा चीज़ है. जब आप देखेंगे कि कोई भी पर्सन अगर कोई क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो रहा है तो उसमें भी मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो रहे हैं. और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ अपने आप में बड़ा इशू, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और मेंटल इलनेस की जो बात करें वो पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, जिस एरिया है जिस पे हम लोग काम करने की ज़रूरत है. आप अगर WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर वर्ल्ड लेवल पे हैं. ठीक है, मतलब अराउंड 80 मिलियन पीपल कहीं ना कहीं आप मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं. और वो क्रॉनिक मेंटल इलनेस की बात मैं कर रहा हूँ, बेसिकली डिप्रेशन जैसे हम लोग देख रहे हैं. आप देखेंगे अभी सुसाइड का केस बढ़ रहा है हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे अभी आप देखोगे कि लॉकडाउन का पीरियड रहा. लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे स्टूडेंट रहे जिनका एकेडमिक एरिया डिस्टर्ब हुआ, इंक्लूडिंग अदर फाइनेंशियल इश्यूज थे और अदर प्रॉब्लम थे, फैमिली इश्यूज थे. लेकिन उस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, या किसी के पास मान लो बच्चा गरीब परिवार का है, फ़ोन वगैरह नहीं है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ें उनको प्रॉपर एजुकेशन में उनको दिक्कत आ रही थी. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ मेंटल इलनेस की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल इलनेस हमारे कंट्री में बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है. मतलब फिजिकल हेल्थ के अगर देखेंगे तो क्रॉनिक डिजीज़ेस तो हैं ही हैं, जैसे कैंसर और TB, एड्स, ये सब जैसे बीमारियाँ. उसी तरह मानसिक रोग भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा विषय है. और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या का है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग अभी भी उतना अवेयर नहीं है. हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं है. उसकी जगह पे वो ये मानते हैं कि उन्हें, मतलब हमारे जो भी उनके पर्सन इस तरीके की चीज़ें शिकार, तो वो गलत भ्रांतियों में पड़े रहते हैं. जैसे अभी आप देखेंगे कि सांप काट लेता है तो भी वो झाड़ फूक के पास जाते हैं, और दूसरा तरफ एक भूत प्रेत और ये सब चीज़ की मान के चलते हैं, या कोई ने जादू टोना कर दिया है.
इस वजह से व्यक्ति अलग तरीके से व्यवहार करने लगा, ऐसा लोगों का विचारधारा है। तो जहाँ पे अभी भी यह विचारधारा बनी हुई कि मानसिक रोग को अभी भी भूत प्रेत और इन सब जादू टोना और इन सब की चीज़ों में रखा जाता है, तो वहाँ पे आप कैसा उम्मीद रख सकते हो? मेंटल इलनेस का क्या कंडीशन हो सकता है? धीरे धीरे अभी एजुकेशन का जो हम लोग साक्षरता दर है, रेट बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है। इससे क्या हुआ कि अभी लोग मेंटल इलनेस के बारे में भी अवेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम मुझे लगता है कि उसमें अराउंड 80% लोग इससे बारे में जानते होंगे, जिस पे हम लोग आज ये हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ ऐसा इस एरिया है जिस पे हम सभी को काम करना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास करता है, लेकिन हम लोग जो साइकेट्रिक सेटिंग के से जुड़े हुए हैं, हमारा उल्टा है। हमारा कहना है कि मन स्वस्थ है तब तन भी स्वस्थ है, मतलब शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब मन भी स्वस्थ रहेगा। तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसी सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सोसाइटी, जिसका पूरा नाम आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग हेल्थ सोसाइटी के नाम से जान रहे हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है हेल्दी एम्बेलिस्ड लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी। तो ये संस्था एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये सोशल इश्यूज जितने भी हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आप देखेंगे सबसे, जैसे अभी हमारी एक सिस्टर ने बोला कि वो पीएचडी कर रही हैं और उनका डोमेस्टिक वायलेंस पे पीएचडी चल रहा है। वो जान नहीं कि ये अभी भी बड़ा इशू है हमारे यहाँ कंट्री में, जिसकी वजह से आप देखोगे महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार, उनकी हत्या तक कर दी जा रही, दहेज और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादातर फीमेल में ही देख रहे हैं हम लोग के यहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट में, जहाँ से मैं पीएचडी किया हूँ या कर हमारा जो कंप्लीट होने वाला है। मैं शिव प्रकाश डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बीएचयू से मेरा पीएचडी है। मैं मेंटल हेल्थ पे सारा मेरा टॉपिक है, और हम लोग जो हमारे साथ के लोग हैं हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम हेल्थ सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ की एक संस्था है जो बीएचयू में ओपीडी नंबर 117 में काम कर रही है, एडोलसेंट हेल्थ पे, जिसे हम लोग पूरा नाम अगर बोले उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अभी साथिया क्लिनिक के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ये एडोलसेंट पीरियड में जो फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उस पर काम करती है। सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग हैं, और इसके थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे स्पीकर के तौर पे, जैसे आप लोग के पास इंफॉर्मेशन गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सौरभ कुमार सर, वो पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बीएचयू से हैं, और हमारे हेल्थ सोसाइटी के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। इसके साथ हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं, ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हमारे हेल्थ सोसाइटी में, मोटिवेशनल काउंसलिंग के एक्सपर्ट। बेसिकली एकेडमिक और सोशल इशू बहुत सारी होती है, तो उससे मोटिवेशन डिस्टर्ब होता है, तो उस पर सर ये काउंसलिंग करते हैं संजय सर। इसी के साथ हमारे साथ साथिया क्लिनिक IMS BHU SS हॉस्पिटल BHU से अरुण कुमार यादव जी हैं, ये वहाँ पे काउंसलर हैं, ये एक्सपर्ट है काउंसलिंग में। मुझे इनके बारे में बहुत आपको बताना इसलिए ज़रूरी लगता है कि क्योंकि काउंसलर का जो रोल होता है मेंटल हेल्थ सेटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्कर जिसे हम लोग कहते हैं, काउंसलर अब एक टर्म दे दिया गया है, लेकिन हम लोग सोशल वर्कर की बात कर रहे हैं। तो ये जो रोल प्ले कर रहे हैं एज ए साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो जैसे अरुण जी वहाँ पे हैं, इस सब एरिया में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट है, काउंसलिंग करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इनको इन्वॉल्व किया है हमारे इस प्रोग्राम में। सो ये रहा हमारे संस्था के बारे में जानकारी और हमारे स्पीकर्स के बारे में जानकारी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुछ छात्र जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें से रवि हैं, दिलीप हैं, आरती हैं और निधि श्री मिश्रा जी हैं। ये 4 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और ये लोग भी कुछ टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 2 मिनट। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं कि हम लोग टॉपिक हमारा जो है, तो सबसे पहले मैं जैसे इंट्रोड्यूस किया, अब मैं अपना टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा 5 मिनट आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, मेंटल हेल्थ की जो बात करते हैं हम लोग, मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ से एग्जांपल लेता हूँ। हेल्थ का जब आप लोग किसी से आप क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो कई बार अवेयर नहीं होते, वो ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ को ध्यान देकर बोलते हैं कि हम ठीक है। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि मेंटल हेल्थ भी एक पार्ट होता है। जैसे हम लोग WHO का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। ठीक है, शरीर में कोई रोग नहीं है और उसके बेस पे आप कह दो कि आप ठीक हो, तो ये गलत विचारधारा है। जबकि हेल्थ क्या होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, ठीक है, ये लेवल पे हेल्थ, ये 3 डोमेन है। और हमारे कंट्री में एक नया डोमेन जोड़ा गया है, स्पिरिचुअल। तो आप ये 4 लेवल पे जो हेल्थ होता है, अगर आप इन चारों लेवल पे आप बैलेंस हैं, इन चारों लेवल पे आप बैलेंस्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। मतलब फिजिकली हेल्दी हैं, सोशली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं और स्पिरिचुअली भी हेल्दी हैं। तो ओवरऑल आप हर इस लेवल पे अगर आप हेल्दी हैं, हर चीज़, हर फंक्शन सही से काम कर रहा है, तब आप कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। तो अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग फिजिकल हेल्थ को ही प्रायोरिटी देते हैं। अदर जो पार्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल हेल्थ भी होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग को अभी भी है कंफ्यूजन रहता है, वो ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ मान के चलते हैं। तो ये कंफ्यूजन एक बड़ा है। अब आपको मेंटल हेल्थ क्या है इसको समझना। तो मेंटल हेल्थ एक डायनेमिक स्टेट है, ठीक है, एक बहुआयामी अवस्था है जिसमें कि हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट, जैसे अगर हम लोग कहें कॉग्निशन हिंदी में संज्ञानात्मकता, जो हमारे ब्रेन में कॉग्निशन का जो पार्ट है, जिसमें आप सोचना, आपका मूड, आपका मेमोराइजेशन, आपका कैलकुलेशन, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, हर चीज़, आपका जजमेंट, ये सारी चीज़ें एक लय में काम कर रही होती, मतलब एक प्रॉपर इंटरडिपेंडेंस इसमें चीज़ें होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए हमने कहा बहुआयामी अवस्था है। ये एक दूसरे से जब प्रॉपर सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ें, जैसे समस्याएं, तनाव, परिस्थितियां जो हम लोग सामना करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी, हमारा फैमिली, हमारे कम्युनिटी में हम अपनी प्रोडक्टिविटी, हमारा कैपेबिलिटी है, उसके थ्रू कुछ योगदान कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा मेंटल हेल्थ है। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर डिस्टर्ब होता है तो हम उसे मेंटल इलनेस कहते हैं। जैसे कि हम लोग मेंटल इलनेस की बात करते हैं जब, तो उसका भी अगर डेफिनेशन में आप चाहेंगे कि किसी भी मनोवैज्ञानिक, जिसे हम लोग साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हेलो, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सर आप ऑडिबल हैं? ओके, थैंक यू। तो अगर किसी भी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इन सब फैक्टर के थ्रू, ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉग्निशन का पार्ट या बिहेवियर अफेक्टेड होता है किसी भी तरीके से, और आप अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप सोशल एक्टिविटी में आपका सही से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है,
आप ऑक्यूपेशनल लेवल पे डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, आप मैरिटल लेवल पे डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, मतलब एवरी पार्ट इज अफेक्टेड ड्यू टू सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि वो पर्सन मेंटल इलनेस का शिकार हुआ है, मतलब उसे मेंटल इलनेस हो गया है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किसी मनोवैज्ञानिक कारण, शारीरिक कारण या जो पर्यावरणीय कारण जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है, उसमें अगर किसी भी प्रकार से वो हमारे कॉग्निशन को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है और उसके फलस्वरूप हमारा जो सोशल एडजस्टमेंट है, ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट है, मैरिटल एडजस्टमेंट है और हमारा एकेडमिक जो एरिया है, ये सब एरिया अगर इनफेक्ट मतलब अफेक्टेड हो रहा है, हम उस एरिया में अब सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो यह मेंटल इलनेस कहा जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको मेंटल इलनेस के बारे में सही से पता चल गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉमन मेंटल इलनेस क्या है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, WHO कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा इशू है जो कॉमन मेंटल इलनेस है, उसमें सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलता है डिप्रेशन, जो कि एक मूड डिसऑर्डर का टाइप है, और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा है। आप पाएंगे कि हर कुछ सेकंड पे पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। और रिसर्च ये कहती है कि सुसाइड का जो रेट है, ये जो सुसाइड आत्महत्या हो रही है, सबसे ज़्यादा 15 से लेकर 29 वर्ष के आयु के लोगों के बीच, मतलब आयु के जो लोग हैं वही कर रहे हैं। मतलब एडोलसेंट पीरियड से लेकर के यंग एडल्ट जो है, यूथ जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये लोग ज़्यादा इफेक्टेड है। आप अपने आसपास कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर यही लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं या कोई अभी नया नया जॉब है, जॉब छूट गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुसाइड का आप देखोगे इस एज में ज़्यादा हो रहा है। अब दूसरे कॉमन मेंटल इलनेस में हमारे यहाँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स मैं टर्म दे रहा हूँ, एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी कई रोग आते हैं, कई प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, जिसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को हर समय बिना कारण के, मतलब कोई कारण उसको नहीं पता है, फिर भी वह चिंतित रहता है। मतलब हर समय उसको यह चिंता लगी रहती है कि उसका क्या होगा, फ्यूचर उसका बर्बाद हो जाएगा, कैसे हम करेंगे, सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो पेशेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें पेशेंट को कारण नहीं पता होता है और वो हमेशा चिंतित रहता है। इसे हम लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या आप देखेंगे, पेशेंट को ज़्यादातर एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम में एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे इरिटेशन, आप एंगर भी कह सकते हो, वरीनेस, ठीक है, डिजीनेस, तनाव में आप देखोगे सर दर्द, ठीक है, आप ध्यान न लगा पाना, एकाग्रता आपका भंग होना, मेमोरी आपकी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा आपको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं, डिजीनेस के अलावा आप देखेंगे पाल्पिटेशन है, हार्ट बीट्स दिक्कत होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है इसमें। और फिजिकली आप देखोगे तो ज़्यादातर फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँगा, तीसरा सबसे कॉमन मेंटल इलनेस है हम लोग के इंडिया में। अगर आप देखोगे तो डिसोसिएशन एक बीमारी है, ये भी मतलब स्ट्रेस एंग्जाइटी के अंतर्गत आता है, मतलब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। तो डिसोसिएशन में आप देखोगे ज़्यादातर आप देखेंगे कि आप लोग पहले इसे कन्वर्जन हिस्टीरिया के नाम से जानते थे हमारे यहाँ। उसमें कहा जाता है कि देवी माता जी आ गई हैं, ठीक है। उसमें आदमी क्या होता है, अपने आप को भूल करके दूसरे की तरह रिएक्ट करने लगता है कई बार। दूसरी तरफ इसमें कुछ फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदमी बेहोश हो जा रहा है। मतलब जब भी कोई आसपास सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कारण नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब
वो ऐसे फिर वो बेहोश हो जाता है। उसका ईजी और ईसीजी बाकी टेस्ट होंगे, उसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल रहेगा, मतलब सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें हो देखने को मिलती है। तीसरी बात ओसीडी, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो ओसीडी क्या है कि एक प्रकार की विचारधारा, आइडिया, इमेज, इम्पल्स आपके माइंड में कंटिन्यू आ रहा है जो कि नेगेटिव है और जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। और इसके लिए इस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ इस विशेष प्रकार का एक्टिविटी बार बार करते हैं, तो इससे ओसीडी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग हैंड वॉशिंग के लिए, एक व्यक्ति बार बार हाथ धुल रहा है जा करके, उसको लग रहा है कि अभी भी बैक्टीरिया है या वायरस है, कुछ भी है उसके हाथ में लगा हुआ है, उससे वो बीमार हो जाएगा, तो वो दिन भर में 20 बार हाथ धुल रहा है, 25 बार हाथ धुल रहा है, तो इससे ओसीडी का एग्जाम्पल। जैसे आप लोग देखे होंगे ताला बंद है कि नहीं है, तो आप 10 बार जाके ताला ही चेक कर रहे हैं अपना, तो कंपल्सिव एक्ट कर, इसमें ताला बार बार चेक करना, हाथ धुलना, बहुत सारे तरीके के ऑब्सेशन हो सकते हैं। दूसरा ऑब्सेशन आप देखेंगे ज़्यादातर कॉमनली पाया जाता है साफ सफाई वाला, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगे। दूसरी तरफ स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया मनोविकलता जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें आप लोग अक्सर मूवी में देखते होंगे भूत दिखाई दे रहा है उसको। तो वास्तव में स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हेलुसिनेशन एक टर्म होता है। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है और व्यक्ति को बार बार वो दिखाई दे रही है और दूसरे किसी को नहीं दिखा रही, बस उसको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, ठीक है, तो ये हेलुसिनेशन होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में ये कॉमनली पाया जाता है। और दूसरी चीज़ है इसमें डिल्यूजन होता है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। कई बार वो इस तरीके की भ्रांति बना लेता है कि सब लोग उसको मारना चाह रहा है, कोई उसको ऐसा करना चाह रहा है। इसमें भ्रांति बहुत तरीके की हो सकती है। डिल्यूजन क्या होता है कि ऐसा विश्वास जो कि गलत है और जिसे बदला नहीं जा सकता है, मतलब सोशली वो चीज़ गलत है लेकिन पेशेंट मानता है कि वो सही है, लॉजिकली वो गलत चीज़ को भी सही मान के चलता है, आप उसको कितना भी समझा लें, तो ये होता है डिल्यूजन। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉमन मेंटल इलनेस हमारे यहाँ पे भी। इसी तरह एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें मेंटल इलनेस हमारे यहाँ कॉमनली पाई जाती है इंडिया में। अब हम लोग मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, तो हम लोग को पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग इन सब बीमारियों के बारे में, जो कॉमन मेंटल इलनेस हैं उनके बारे में जानें, और इसका अगर किसी के आसपास में किसी व्यक्ति को होता है तो कम से कम उसे एक सही गाइडेंस दें, और वो ताकि वो सही इलाज करवा पाए। तो इलाज कहाँ पे होता है मेंटल इलनेस का, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करा सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की साइकेट्रिक दवाएं चलती हैं। साइकोथेरेपी होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये तरीका होता है जिसके थ्रू इलाज होता है। तो अभी तक हमने जो बात की कि मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, और कॉमन मेंटल इलनेस हमारे कंट्री में क्या है, और एक बड़ा प्रॉब्लम सुसाइड, ये पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये हमने आपको हाईलाइट करना था, इंट्रोड्यूस करना था, हमारा ये टॉपिक था जो मैंने आपके सामने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सर जी सर, मैं बीएचयू का स्टूडेंट एमएसडब्ल्यू से हूँ सर मेरा क्वेश्चन था सर, फैमिली थेरेपी से सर हम लोग क्या समझे हैं, फैमिली थेरेपी का क्या यूजफुल है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए हमारे फील्ड में नहीं, हर फील्ड में फैमिली थेरेपी बहुत इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, और हेल्थ में चाहे हम लोग फिज़िकल हेल्थ का कोई क्लाइंट हो या मेंटल हेल्थ का क्लाइंट हो, तो वहाँ फैमिली थेरेपी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखिए ज़्यादातर लोग क्या हो रहा है कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है दोनों लोगों के बीच में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर कोई बंदा किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर का अफेक्टेड हो जाता है,
तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं सुसाइड रेट बढ़ गया है, तो वहाँ पे आप हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि फैमिली ने उतना उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, उस वजह से वो बंदा सुसाइड कर लिया। मतलब प्रॉपर अटेंशन कंसंट्रेशन लोगों का उस पर नहीं मिला। तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अल्कोहलिक पेशेंट हो उसमें तो फैमिली थेरेपी हम लोग एकदम मस्त देते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो सीवियर डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, अल्कोहल, हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, ये सब जितने भी सीवियर हम लोग साइकेट्रिक इलनेस, उसमें तो हम लोग फैमिली थेरेपी एकदम प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट को, पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप इस पर और स्टडी करेंगे और हम लोग से कनेक्टेड ही है, हम लोग इस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फैमिली थेरेपी के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि ये सारे जो क्रॉनिक इलनेस हमने बताएं, फिजिकल इलनेस, जैसे भी कैंसर पे बात हो रही थी, उसमें भी फैमिली थेरेपी का रोल हो सकता है, क्योंकि फैमिली उसमें पर्सन को मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। अगर फैमिली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो कैंसर का पेशेंट तो आधा तो मानसिक बीमारी की वजह से ही डिस्टर्ब हो जाएगा वो। तो इसलिए फैमिली थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सत्य प्रकाश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और अभी ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे सर बात करके और इस वेबिनार से जुड़ के सर। थैंक यू जी जी। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करता हूं सर जी। और मैं MSW BHU का स्टूडेंट हूं और ये वेबिनार मेरे लिए बहुत यूजफुल था, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे। थैंक यू सर। हेलो जी। हेलो, चंचल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा नाम चंचल सिंह है। जी। सर मैं MSW, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मेरा मेडिकल स्पेशलाइजेशन है MSW में, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमारे करियर के लिए अच्छा हो, या हमें मेडिकल के बारे में और अच्छी जानकारी मिल सके। देखिए चंचल, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क आपने जो स्पेशलाइजेशन लिया है, वो इसमें बहुत सारा एरिया भी आपके लिए खुल गया है जॉब के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो। फॉर एग्जांपल मेडिकल सोशल वर्कर का पोस्ट आता है, उसके लिए तो आप अभी से ही एलिजिबल हो। MPG करने के बाद आप डायरेक्ट मेडिकल सोशल वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये आती है कि कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस मांगता है, मतलब PG प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कहीं भी हमें किसी इंस्टीट्यूट, मतलब हेल्थ एरिया में कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, जॉब करे हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे जो परमानेंट पोस्ट आते हैं मेडिकल सोशल हॉस्पिटल में, उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जनरली आप अभी से ही ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको अगर आगे पढ़ाई करनी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क एक कोर्स है, CIP रांची, निम्हांस और ये सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये होता है। अगर वहाँ से ये MPhil का कोर्स कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Good afternoon, sir. My name is Pragya Sharma. I am student of BPT second year. Sir, my question to you is to how to deal with the teenagers these days who are just completed their schooling and they are looking for their favorite college and stream, and they are not getting their favorite college, and this led them to feel anxious. They are becoming short-tempered and restless. So sir, what do you suggest them to, and they are also not able to focus on their studies. So sir, what do you suggest them to do in order to focus in order to focus them in their studies? Thank you Pragya for your good question. It is very important and relevant question nowadays because there are several issues have been established during these days after the COVID period. Now the students who are preparing for examination but due to some reason they were not able to prepare, but now अब हम लोग अगर सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट की बात करें, हम लोग अपने एरिया में हम लोग अगर टीनेजर हैं जो अभी जस्ट अपना 12th और ये सब एग्ज़ाम पास करके निकले, तो अगर सपोज़ करो तो पहली चीज़ हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग को पहले से भी बोला जा रहा हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस पर काम करिए, ना कि कोई सजेस्ट करे। जैसे मैं भी आपको कोई कोर्स सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू आवर एरिया साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्क हम सजेशंस देते हैं, ठीक है। आपको फॉलो करना है, ये आपका ठीक है, आपके ऊपर ये है कि उसको फॉलो करें ना खोले। लेकिन हमारा रीज़न ये, हम पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले उस टीनेजर जो स्टूडेंट है पहले उसका इंटरेस्ट चेक करो कि बंदे का इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग के यहाँ कुछ ऑक्यूपेशनल असेसमेंट टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उस पर्सन के इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसमें कुछ एरिया सजेस्टेड होते हैं कि ये बंदे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसके लिए ये एरिया ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप किसी साइकोलॉजिकल सेंटर में आप इस वाले टेस्ट को अप्लाई करके अपने इंटरेस्ट के या अपने लिए कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा है उसको पहले समझिए। देन उसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब आप जब समझिए। मीन्स कि कौन सा कोर्स करना है, पहले हम इंटरेस्ट एरिया समझेंगे, उसके बाद हमारे लिए कौन सा कोर्स या कौन सा जॉब हमारे लिए अच्छा होगा, फिर हम उस कोर्स को जानेंगे। अब कोर्स को के लिए एलिजिबिलिटी भी कुछ होती है, जैसे आप 12th में आप किसी का आप बायोलॉजी से हो या केमिस्ट्री से हो या कोई मैथ से हो या कोई सोशल साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करता है तो उस कोर्स के लिए अप्लाई करें। दूसरी बात, इन केस देखिए आज का समय कंपटीशन का समय है, तो हो सकता है आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें ना हो पाए, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, आपके लिए पास टाइम है, अभी यंग एज है, तो आप टाइम लेके उस पीरियड के दौरान जब तक आपका उस कोर्स में एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक आपको उससे रिलेटेड एरिया में आप डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिजियोथेरेपी में भी डिप्लोमा वगैरह होता है, बहुत सारे काउंसलिंग है उसमें डिप्लोमा है, तो आप 1 साल का उसको आप कोर्स कर लिए, फिर आप उस अदर एरिया जो आपका इंटरेस्टेड एरिया है उसके लिए प्रिपेयर भी करते रहिए उस दौरान, और उस पीरियड में अगर आपके इंटरेस्ट फिर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मीन्स कि आप टाइम लेके थोड़ा सा अपने आप को, अभी टीनेज से निकले तो आपके पास टाइम है, इस बात का ध्यान रखिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सुसाइड इसीलिए करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब हमने जो टाइम पीरियड था उसमें कुछ कर नहीं पाए, स्ट्रेस इसीलिए फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे पास इतना ही टाइम है, बस ऐसा कुछ नहीं है। देखिए टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और फुल फोकस के साथ कर रहे हैं तब आप तो कोई आपको सक्सेस से रोक नहीं सकता, लेकिन कई बार कंपटीशन लेवल हाई होने की वजह से ये आपके साथ ऐसा हो सकता है। इस समय आप अपना होप मत छोड़िए, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, फिर से प्रिपेयर करिए। सेकंड अटेम्प्ट में हम पास करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे वहाँ पे। तो जैसे मेरे साथ भी हो चुका है, मैं JRF हूँ, मेरा 4th अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाइड हुआ, कंटिन्यूस मैं नेट क्वालिफाइड हुआ, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर से रुक जा रहा था तो कोई भी होप खो देगा। तो ऐसे केस में हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना होप मत खोइए, अटेम्प्ट आपके पास जितना है उसमें आप उसका टारगेट सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके निकाल लीजिए। लेकिन अगर इनकेस नहीं हो पाता है तो आप अपने लिए एक टाइम बना लीजिए, और उस टाइम पीरियड में आप तैयारी भी कर रहे हैं और कोई डिप्लोमा कोर्स भी करते रहेंगे तो बिजी रहेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। ये है हमारा सजेशन है। थैंक यू प्रज्ञा। Now Thank you, sir. okay. Your words are really helpful. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. हेलो सर। जी आर्यन। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए यस सर, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ सर BHU से ही, और सर मेरा सर स्पेशलाइजेशन है सर मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क सर। और सर आज सर जो वेबिनार में सर जो सीखने को मिला सर, आज बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, और मतलब काफ़ी सर इसके बारे में जानने को मिला मुझे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा, BPT सेकेंड ईयर से हूँ, BHU से। सर अभी आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा था और हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, अभी हमारी OPD थी तो बहुत अच्छा था। मतलब हम कैसे ऐसे भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं जिसके लिए मतलब, क्योंकि इंडिया में रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ कुछ पता नहीं होता किसी को। हम पढ़ के लगा कि मतलब देखें कि हम ऐसे भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हमें पता होता। तो सर ये भी बहुत अच्छा है, ये एरिया और साइकेट्री और ये साइकोलॉजी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रद्धा, आपने